गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। औद्योगिक संगठन के मूल तत्व के एमसीक्यू पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं हम आज के इस एमसीक्यू पार्ट 4 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, ऋण पत्र के निर्गमन का अधिकार किसको है? पहला ऑप्शन संचालक मंडल को, दूसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार या पंजीयक को, तीसरा ऑप्शन क्षेत्रीय निदेशक को और चौथा ऑप्शन है कंपनी विधि बोर्ड को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रजिस्ट्रार या पंजीयक को। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था से संबंधित बाजार को क्या कहते हैं? पूंजी बाजार, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा बाजार, तीसरा ऑप्शन है विपणन बाजार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी फाइनेंस की बात होती है तो हमारे पास टाइम के हिसाब से दो कंडीशन बनती है, एक बनता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म है या दीर्घकालीन है इसके लिए आवश्यकता होती है पूंजी बाजार की, जबकि जो शॉर्ट टर्म है इसके लिए आवश्यक होता है मुद्रा बाजार। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपसे प्रश्न में पूछा है अल्पकालीन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुद्रा बाजार। प्रश्न क्रमांक 78, पूंजी बाजार में किस प्रकार के पूंजी ऋण का लेन देन होता है? अभी इसके ठीक पहले मैंने चर्चा की थी। आइए देखते हैं। ऑप्शन है अल्पकालीन, बी ऑप्शन मध्यकालीन, ऑप्शन सी दीर्घकालीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके ठीक पहले मैंने एनालिसिस किया था। तो जो दीर्घकाल होता है इसके लिए हमें पूंजी बाजार की आवश्यकता होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अंशधारी कंपनी का होता है, ये क्वेश्चन रिपीट है, एमसीक्यू पार्ट 3 में हम इसे देख चुके हैं। इसका ऑप्शन है ऋणी, स्वामी, सेवक और ऋण दाता। चूंकि पढ़ चुके हैं इसलिए ये क्वेश्चन मैं बच्चों के लिए छोड़ता हूँ कि वे इस प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आगे बढ़ते हैं। लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? ध्यान देंगे यहाँ पर केवल पूछा है लघु उद्योगों के लिए। आपका ऑप्शन है 6 अप्रैल 1948, 13 मार्च 1956, 11 सितंबर 1977 और 6 अगस्त 1991। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 6 अगस्त 1991। ये है लघु उद्योगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, पोरबंदर, सूरत और कांडला। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बोस्टन क्या होता है। अमेरिका में एक प्रांत है बोस्टन। ये जो है अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसी के नाम को एक प्रसिद्धि के रूप में भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत के किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो जैसा सूती वस्त्र अमेरिका के बोस्टन में फेमस है, वैसे ही भारत में ये फेमस है भारत के अहमदाबाद में, जो कि कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत के किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद और चौथा ऑप्शन कानपुर। बच्चे ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। तो थोड़ा ध्यान देंगे, ये है सूती वस्त्रों की राजधानी
और अभी अभी हमने चर्चा की थी कि ये कहलाता है पूर्व का बोस्टन। तो दोनों फेमस है, लेकिन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 83, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उपनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है सन 1991, 1992, 1980, 1981, 1990, 1991, 1960 और 1961। तो भारत की जो औद्योगिक नीति बनी थी सन 1991 में, इसमें एक शब्द उपयोग किया गया था भूमंडलीकरण का, जिसको हम दूसरे अर्थ में वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो भारत है, इस भारत के जो बाहर के जो देश हैं वो भारत में आकर क्या कर सकते हैं? विदेशी मुद्रा का निवेश कर सकते हैं। तो ये प्रारंभ हुआ सन 1991 में। ये प्रश्न भी उसी के संदर्भ में था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1991, 1992। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग विकास संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1970, 1950, 1984 और 1954। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1954। प्रश्न क्रमांक 85, भारत में साइकिल बनाने का पहला कारखाना कब और कहां खोला गया? आपका ऑप्शन है सन 1938 कोलकाता में, सन 1950 अमृतसर में, सन 1980 मैसूर में और सन 1954 आसनसोल में। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1938 में कोलकाता में ये फैक्ट्री खोला गया था। प्रश्न क्रमांक 86 देखते हैं, भारत में आधुनिक उद्योगों में प्रथम उद्योग कौन सा था? ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आधुनिक उद्योग पूछ रहा है, न कि प्राचीन। इसमें ऑप्शन है पहला निर्माण उद्योग, दूसरा ऑप्शन है बागान उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग और चौथा ऑप्शन है लोहा उद्योग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बागान उद्योग, जिसमें चाय और कहवा से संबंधित बागानों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 87, भारत सरकार के द्वारा संरक्षण नीति के तहत प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति किस सन में की गई थी? ऑप्शन है सन 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी 1924। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सन 1921। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोहा एवं इस्पात उद्योग को किस सन में संरक्षण दिया गया? आपका ऑप्शन है 1923, 1924, 1925, 1926। इसका सही आंसर है सन 1924। अगला प्रश्न है, युद्ध के बाद उत्पादन में गिरावट के प्रमुख कारण क्या थे? ध्यान रखेंगे 1961 से लेकर समय समय पर भारत में युद्ध हुए, जिसमें चाइना और पाकिस्तान के साथ के युद्ध महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछा है कि गिरावट, उत्पादन में गिरावट क्यों हुई थी? पहला कारण है आधुनिकीकरण की समस्या, दूसरा है श्रमिक असंतोष, तीसरा यातायात में कठिनाई और चौथा था उपरोक्त सभी। तो ये जितने कारण दिए गए हैं वो सभी के सभी युद्ध के बाद के उत्पादन में गिरावट के प्रमुख कारण थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, क्या क्या सम्मिलित हैं? पहला है खादी तथा ग्रामीण उद्योग, दूसरा हथकरघा उद्योग, तीसरा रेशम तथा हस्तशिल्प और उपरोक्त सभी, ये हैंडलूम है। तो ग्रामीण और कुटीर उद्योग जो कि ग्रामीण स्तर पर परंपरागत तरीके से
संचालित किया जाता है, इसमें ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण कुटीर उद्योग, दूसरा ऑप्शन है शहरी कुटीर उद्योग, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम कुटीर उद्योग को वर्गीकृत करते हैं तो ये कुल मिलाकर दो भागों में बंटता है। एक होता है अर्बन अर्थात शहरी, और दूसरा होता है रूरल अर्थात ग्रामीण। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। भारत में सर्वप्रथम लघु औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? भारत में सर्वप्रथम लघु औद्योगिक, इसका ऑप्शन है 1981, सन 1991, सन 2001 और सन 2005। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, सर्वप्रथम लघु औद्योगिक नीति की घोषणा ये हुई थी सन 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्यातोन्मुख औद्योगिक इकाइयों में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है। अर्थात भारत से जो हम निर्यात करते हैं उस प्रकार के उद्योगों में विदेशी पूंजी कितनी हम लगा सकते हैं या कितनी अनुमति दे सकते हैं? इसका ऑप्शन है 60%, 70%, 91% और 100%। तो भारत सरकार ने 100% स्तर तक अनुमति दी है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 100%। अगला प्रश्न है, विदेशी पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। विदेशी पूंजी का तात्पर्य है कि ये मान लो इंडिया है, इंडिया के बाहर से अलग अलग देशों से किस किस प्रकार से हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति पूंजी के रूप में होती। पहला ऑप्शन है विदेशी सहायता, दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक निवेश, तीसरा ऑप्शन है विदेशी निवेश और चौथा होता है उपर्युक्त सभी। तो विदेशी सहायता ये हमको लोन के रूप में मिलता है, व्यापारिक निवेश ये ट्रेड के हिसाब से हम निवेश करते हैं, और विदेशी निवेश, कुल मिलाकर ये सभी सम्मिलित होते हैं। इसलिए हमारा उत्तर उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक एफडीआई की हिस्सेदारी किस देश से है? जापान, अमेरिका, मॉरिशस और चीन। तो सबसे पहले हम समझ लें एफडीआई क्या है। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग। वर्तमान में जो सन 2021 के आंकड़े हैं, जून 2021 के आंकड़े, उसके हिसाब से जो भारत में कुल इन्वेस्टमेंट है जो विदेशियों द्वारा किए जाते हैं, इसमें से लगभग 24% जो है वो हिस्सेदारी एफडीआई का वो मॉरिशस का है। अर्थात मॉरिशस ने करीब भारत के कुल एफडीआई का 24% हिस्सेदारी अपनाया है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 96, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1973, सन 1975, सन 1970 और सन 1972। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम है, इसे हम पहले फेरा के नाम से जानते थे। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो कुल मिलाकर भारत के बाहर के विदेशी जो विनिमय होते थे उनके ऊपर ये एक प्रकार का नियमन लगाता था। और ये फेरा
ये बनाया गया था सन 1973 में। बच्चे इसको याद रखेंगे, फेरा ये 1973 से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1973। क्वेश्चन नंबर 97, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है सन 1999, सन 1990, सन 1995 और सन 1996। बच्चों, हमने अभी अभी चर्चा की थी इसके ठीक पहले जो अधिनियम आया था फेरा, ये कब आया था? ये आया था सन 1973 के समय। फेरा में आवश्यक संशोधन करके फेरा के स्थान पर लाया गया फेमा, और ये लाया गया था सन 1995 को। यहाँ पर फेमा का अगर हम विस्तार करें तो इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी ये सवाल भी बनता है कि फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो फेरा था 1973 का और फेरा था 1995 का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1995। अगला सवाल है, भारत में विदेशी विनिमय विनियोग कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग, जिसको हम एफडीआई के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो विनियोग। तीसरा ऑप्शन है विदेशी सहयोग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि विदेशी विनियोग में ये तीनों के तीनों शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो विनियोग के अंतर्गत क्या क्या होता है? या इसको हम ये लिख सकते हैं क्या क्या शामिल होता है। पहला है बॉन्ड पत्र का क्रय विक्रय, अंश पत्र का क्रय विक्रय, ऋण पत्र का क्रय विक्रय या उपरोक्त सभी का क्रय विक्रय। तो जो पोर्टफोलियो जो होता है उसमें सारे तीनों के तीनों चीज शामिल होते हैं। बॉन्ड भी शामिल होता है, शेयर भी शामिल होता है और डिबेंचर, ये सबके सब क्या किए जाते हैं? या तो क्रय किए जाते हैं या तो विक्रय किए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एमसीक्यू पार्ट 4 का यह अंतिम प्रश्न है। भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। सबसे ज्यादा विनियोग किस क्षेत्र में हुआ? अर्थात ये सवाल ऐसा है कि भारत में जो एफडीआई आया है वो सवाल में दिए गए 4 ऑप्शन में से किसमें सबसे ज्यादा इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। आपके पास ऑप्शन है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, तेल शोधनशाला, दूरसंचार या मोबाइल। तो जो एफडीआई है वो सबसे अधिक हुआ है विद्युत के क्षेत्र में। इसलिए हमारा प्रश्न क्रमांक 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बच्चों, ये एमसीक्यू पार्ट 4 समाप्त होता है। बाकी बचे हुए ऑब्जेक्टिव शीघ्र ही आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि कॉमर्स के बच्चों को मैं क्वेश्चन में उपलब्ध करा सकूं। ठीक है बच्चे, फिर से मिलते हैं अगले एमसीक्यू में। तब तक गुड बाय।